हम वैश्वीकरण की शुरुआत देख चुके थे। आपको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवा दूँ कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक बड़ी मंडी है जिसमें दुनिया भर के जो शॉपकीपर्स होते हैं या फिर जो माल बेचने वाले होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब एक जगह इकट्ठे होने से मतलब है वो सारे देशों में भ्रमण कर सकते हैं, सभी जगह पर अपनी चीज़ें बेचने जा सकते हैं। वैश्वीकरण का सबसे अच्छा फ़ायदा किसको होता है? उपभोक्ता को। उदाहरण से बताया था, फुल्की वाले का उदाहरण लेके। जब एकाधिकार बढ़ता है, एकाधिकार मतलब मोनोपोली बोलते हैं बिजनेस में उसको। जब एक व्यक्ति का अधिकार ज़्यादा हो जाता है तो उससे कस्टमर को नुकसान होता है, क्योंकि चीज़ें महंगी मिलती है ना, क्योंकि उसकी मजबूरी रहती है कि एक ही फुल्की वाले से ख़रीदना पड़े। लेकिन वही बहुत सारे फुल्की वाले हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर चीज़ें उपभोक्ता को सस्ती मिलेगी। वैश्वीकरण से यही फ़ायदा है। हमारे सामने मोबाइल की ढेर सारी कंपनियां मौजूद हैं, हमारे सामने टीवी की ढेर सारी कंपनियां मौजूद हैं। हम कोई भी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। कंपनी वालों का एकाधिकार ख़त्म हो गया है, इसलिए वो एक चीज़ की कीमत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। वैश्वीकरण यही है। और अब भारतीय अर्थव्यवस्था का भी इसमें योगदान देखना है कि भारत में क्या हुआ वैश्वीकरण के कारण से। फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ फ़ायदा, क्या हुआ नुकसान। तो यहाँ पर जो है एडवर्टीज़मेंट दी हुई है, कई सारी कंपनियों के बारे में लिखा हुआ है जो हम देख चुके हैं। अंतर्देशीय उत्पादन मतलब कि ऐसा उत्पादन जो किसी देश में ही किया जाता है। अंतर्देशीय नहीं, इंटरनेशनल, सॉरी, अंतर्देशीय मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल। मतलब जब एक कंपनी अपना सामान दूसरे देश में भेजने लगती है, इसको इंटरनेशनल बोलते हैं इंग्लिश में। इंटरनेशनल आपने सुना होगा। इंटरनेशनल मतलब कि बहुत सारे देशों में जिसका व्यापार हो, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं यार उसको तो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय को अंतर्देशीय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शब्द भी इसी के लिए बना हुआ है। अंतर्देशीय भी मेरे ख्याल से अंतर्देशीय, हाँ वही है, इंटरनेशनल। तो ऐसी चीज़ें जब एक कंपनी बहुत सारे देशों में बेचने लगती है उसको हम इंटरनेशनल कंपनी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको एमएनसी बोला जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब कि इसका व्यापार एक से अधिक देशों में उपस्थित है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे काम करती, मैंने अपना उदाहरण देके बताया था कि अमेज़ॉन अमेरिका की कंपनी है, लेकिन मैंने भोपाल में बैठकर, भारत में बैठकर जो है वो अमेरिका के कस्टमर्स से उनको चैट करिए, उनको रिलीफ दिलवाया है कि उनका सामान गलत आ गया है, उनका सामान वापस करना है, सामान वापस नहीं हो रहा है, वापस करना है तो कैसे लेबल प्रिंट करना है। वहाँ की प्रोसेस बहुत अलग है। जैसे हमारे अगर कोई बोले ना मेल भेज दो, मेल भेज दो, तो मेल का मतलब अपने यहाँ क्या होता है। एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे कल्चरल और जो हम भाषाई विविधता होती है ना वो अलग हो जाती है देश से देश में। हम नॉर्मली बोलते हैं ना मेल कर दो, मेल कर दो, हमारे लिए मतलब होता है ईमेल कर दो, लेकिन वहाँ पर मेल का मतलब होता है डाक के माध्यम से भेजना है। हम मेल नहीं बोल सकते, हमको ईमेल ही बोलना पड़ेगा, है ना। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, लेकिन इसी तरह के छोटे छोटे उदाहरण जो है कंपनी हमको ट्रेनिंग में ही बता देती है कि इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बातचीत करने के दौरान, है ना। तो भारत में बहुत सारी कंपनियों के कॉल सेंटर हैं, वो दुनिया भर की विश्वव्यापी कंपनियां हैं, अमेरिका, जापान, कोरिया वगैरह वगैरह से जो है ना इन लोग का व्यापार फैला हुआ है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो या फिर कॉल सेंटर का काम हो, वो भारत में देखते हैं, क्योंकि भारत के लोगों में एक तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सस्ते वर्कर मिल जाते हैं, कम पैसे देना पड़ते हैं उनको। हमारे यहाँ की तुलना में वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना में, इन विकसित कंट्रियों की राष्ट्रों की तुलना में जो है ना हमारे यहाँ ना के बराबर वो पैसा दे रहे होते हैं, इसलिए उनको इसमें फ़ायदा होता है। ऊपर से टेक्निकल पर्सन है, सब कुछ जानते हैं, है ना। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापार चलता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्यों इन्वेस्ट करती हैं। एक शब्द आया था यहाँ पर, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश। कोई कंपनी निवेश क्यों करती है किसी देश में, है ना, और निवेश की शर्तें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर निवेश कहाँ करती हैं, यहाँ पर देखो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहाँ उत्पादन के साथ अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, सरकार की नीतियाँ अच्छी हों, वहाँ पर सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या करती हैं, निवेश करती हैं। और निवेश करने का मकसद क्या होता है, लाभ कमाना, है ना। वहाँ पैसा इसलिए लगाती हैं क्योंकि उनको लगता है भविष्य में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला है, उसको निवेश बोलते हैं।
जैसे एक कंपनी जिससे आप मेरे ख्याल से आप सभी परिचित होंगे, एप्पल कंपनी। एप्पल का जो प्रोडक्ट है मोबाइल के केस में वो आईफोन है। तो आईफोन का मैंने उदाहरण लेके बताया था कि एक सिंबल बन गया है अपने यहाँ भारत में, स्टेटस सिंबल बन गया है, अमीरी का दिखावा हो गया है आईफोन। भारत में लोग बाग जो है ना इज्जत देते हैं अगर किसी बंदे के पास आईफोन है तो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये चीज़ एप्पल ने भी नोटिस करी, और जो एप्पल अमेरिका में रिसर्च R&D का काम कर रहा था। एक शब्द है R&D, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग परिचित होंगे। R&D हर एक कंपनी में ज़रूरी टर्म है ना। मैं आ रहा हूँ उस पर एप्पल पे, लेकिन यहाँ एक शब्द आया जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे इसका बहुत स्कोप है, भारत में R&D अब बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। R&D का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च समझते हो? रिसर्च मतलब कि किसी पे शोध करना, ये चीज़ कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, क्या कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है, वो कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रिसर्च में आती है ना। और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। विकास करना मतलब बढ़ावा देना, बढ़ना। तो ये एक शब्द है रिसर्च और डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी शब्द है और हर एक कंपनी में होता है। उदाहरण ले लेते हैं एप्पल का। तो एप्पल कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या करेगी, वो देखेगी कि अभी के जो उनके फ़ोन हैं, मोबाइल हैं, उसमें मार्केट के, इसको मैं थोड़ा सा सामने आके समझा देता हूँ ना। रिसर्च और डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे आगे इसमें कैरियर बना सकते हैं, और बेहद ज़रूरी टर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। हर एक कंपनी में होता है, हर एक कंपनी में। आप नमकीन की कंपनी होगी उसमें भी होगा, शहद की कंपनी होगी उसमें भी होगा, प्लास्टिक बनाने की कंपनी होगी, कंप्यूटर की कंपनी होगी, टेक वाली जैसे मोबाइल एप्पल हो गई, कोई भी कंपनी हो, R&D में ज़रूर पैसा खर्च करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़रूर पैसा खर्च करती है। क्यों करती है भाई? रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा इसलिए करती है कि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए जा सके। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने बच्चों ने बोर्नवीटा बचपन से खाना शुरू किया है। अगर खाना शुरू किया होगा तो एक परेशानी जाती थी बोर्नवीटा में, आप देखोगे पुराने जब मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, शायद आप लोग पैदा ना हुए हो उस टाइम जब मैं खाता था। तो बोर्नवीटा में अगर हल्का सा भी नमी चली आती थी ना, पूरा बोर्नवीटा कड़क हो जाता था। गीली चम्मच से गलती से ले लिया आपने तो वो बोर्नवीटा पूरा के पूरा डब्बा सत्यानाश हो जाता था, इतना ज़्यादा परेशानी आती थी। लेकिन अब अगर हम गीली चम्मच से भी ले लेते हैं ना तो ज़्यादा ख़राबी नहीं होती। बस कब ख़राब होता है? बिल्कुल आखिरी में जब बचता है ना, थोड़ा बहुत बचता है, तब वही ख़राब होता है बस। ऐसा कैसे हुआ? और कौन सी उदाहरण ले सकता हूँ जो तुम लोगों ने देखा होगा? और उदाहरण ले सकते हैं हम क्या का LED का उदाहरण ले सकते हैं। एक परेशानी देखी गई कि जो ऑरेंज वाले बल्ब आते थे, पहले ऑरेंज वाले बल्ब आते थे ना, वो बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे। तो अब जो बनाने वाली कंपनियां होंगी, जैसे उदाहरण के लिए फिलिप्स, इन लोगों ने रिसर्च करी कि कैसे हम बिजली की खपत कम कर सकते हैं। तो वो R&D वाला वही करेगा, फील्ड वाला। तो हर एक फील्ड में R&D बेहद ज़रूरी काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की कमी निकालते हैं और उस कमी पर काम करते हैं, ताकि अगले साल, क्यों एप्पल आईफोन आप लोग को मालूम होगा ना, अभी 16 वर्जन आ गया है, उसके पहले 15 आया था, 14, 13, 12, 11, लगातार चलती रही है सीरीज़, है ना। एप्पल जहाँ तक 9 नहीं आया, बस 8 के बाद 10 आ गया था, ऐसे कुछ है उसमें। लेकिन ये क्यों आ रहे हर साल अपडेट होके? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो उसमें ऐड कर देते हैं और एप्पल को लॉन्च कर देते हैं फिर से हर साल। ये काम कौन करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग करती है। हर कंपनी में एक R&D टीम ज़रूर होती है। आप बोलोगे, आप बोल रहे थे शहद में कैसे R&D टीम हो सकती है? बिल्कुल होती है। एक्चुअली में शुद्ध शहद उपलब्ध करवाना पॉसिबल ही नहीं है भारत जैसे देश में, जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब शुद्ध नहीं मिला सकते तो उसको क्वांटिटी तो बढ़ाना पड़ेगी। हमको क्वांटिटी बढ़ाना है तो उसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाएं जिससे वो ख़राब भी ना हो और लोगों के लिए जहरीला भी ना हो। तो फिर उसमें शक्कर मिलाई जाती है। बोलोगे ये कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है क्या? हाँ, क्योंकि शक्कर मिलाने पर उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, और शक्कर मिलाने पर वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है, उसमें किड़वन भी हो सकता है। तो यहाँ पर साइंस देखना पड़ेगी, कितनी मात्रा में शक्कर मिलाने पर ख़राब नहीं हो रहा है, कितनी मात्रा में शक्कर मिलाने पर उसका टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बारीकियों पे काम करना पड़ेगा। तो R&D टीम यही कर रही होती है।
हर एक कंपनी की R&D टीम इसी तरह से काम कर रही होती। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चलकर आप लोग जब जॉब की फील्ड डिसाइड करोगे तो आपके सामने लिमिट ना हो, लिमिटलेस फील्ड हो। मतलब अभी से अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर आपको टेक्निकल काम करना पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक का काम करना पसंद है, तो आप R&D टीम में जा सकते हो किसी इलेक्ट्रिक कंपनी की। तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। भारत में अब ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाली है, क्योंकि चाइना में, और देखो एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है, जो विकसित कंट्रीज़ है ना, उनको एक तरीका है विकासशील कंट्रीज़ के लिए कि उनको फॉलो किया जाए जैसा वहाँ पर हुआ है। तो अपने यहाँ जैसा हो रहा है वो अमेरिका में ऑलरेडी पहले हो चुका है, या चाइना में पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अपने यहाँ UPI चल रहा है ना, ऑनलाइन पेमेंट का चल रहा है, चाइना ऑलरेडी उसमें अग्रणी है। अग्रणी मतलब बहुत आगे है। वहाँ पर अगर जैसे पेमेंट करना है ना, आपको फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, केवल हाथ रखो, फिंगरप्रिंट मैच करेगा और पेमेंट हो गई, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। वो लोग UPI के मामले में इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर चाइना ने जो तरक्की करी, चाइना एक टाइम पे सबसे जवान कंट्री था। जवान मतलब उसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यंग थी। वहाँ पर जो काम हुआ है, हो के ख़त्म हो चुका है, वो भारत में अब शुरुआत हो रही है। तो एक टाइम था चाइना में R&D ज़बरदस्त चला था, और अब वो फेज़ भारत का आ रहा है। इसलिए मैं आप लोग को R&D शब्द से पहले से ही, अगर आपके पापा किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आप पापा के माध्यम से पता लगवा सकते हो क्या उनकी कंपनी में R&D टीम है, और अगर R&D टीम है तो उसमें उनकी पेमेंट कितनी है। अगर उनकी पेमेंट कितनी पता है तो उनका काम क्या रहता है, उन्होंने पढ़ाई कैसे, ये दिमाग में अभी से डालना शुरू करो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली, या फिर अब हमको उसी पे काम करना है। अब बहुत टॉपर्स दे दिए, अब बहुत सारे टॉपर्स बना दिए। अब रोज़गार की बात है, हम ऐसी पढ़ाई करें कि हम अच्छी नौकरी पा सकें, है ना। परसेंटेज ठीक है, अपनी जगह पर मायने रखता है, जितना होता है, लेकिन हमको इंटेलिजेंट बनना है ना। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए अभी से आपको ये देखना चाहिए आसपास जो नौकरी कर रहे हैं, है ना, वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, उनकी पेमेंट कितनी है। डायरेक्ट पेमेंट का सवाल हम किसी से भी नहीं पूछ सकते, लेकिन गूगल तो कर सकते हैं ना, कि अगर कोई टाटा की कंपनी है तो उसमें R&D टीम के जो कर्मचारी रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, उनकी पेमेंट कितनी है, ये तो पता लग सकता है ना हमको, लगभग में तो पता लग ही जाएगा। फिर उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि ज्वाइन करने के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ती है। अगर हम भी वही पढ़ाई करें, और ज़्यादा अगर आपको उसमें डाउट आता है तो टीचर्स, हम काय के लिए हम उससे पूछ सकते हो, और टीचर से पूछ सकते हो क्या ये वाली फील्ड अच्छी है ना। तो अभी से आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे थोड़ा सा। एक छोटी से छोटी कंपनी में भी R&D टीम की ज़रूरत होती है ना। इसलिए थोड़ा सा याद रखो, R&D टीम क्या होती है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, और गर्ल्स इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होती है। ऐसा नहीं बोल रहा बॉयज़ नहीं होते, बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन गर्ल्स की दिमाग, क्योंकि मालूम R&D टीम क्या करती है, एक सिस्टमेटिक वे डेवलप करती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व को, और गर्ल्स का दिमाग इस मामले में बहुत तेज़ चलता है। खैर, हम वापस अपनी कंपनी पे आते हैं। तो मैं एप्पल का उदाहरण लेके आपको बता रहा था वैश्वीकरण में कैसे एप्पल जो है अपने R&D का काम कहाँ कर, अब R&D समझ में जाएगा आपको। एप्पल जो है ना अपने R&D का काम USA में करती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, देश का नाम है। R&D USA में है। पार्ट्स कहाँ से बना रही है, पार्ट्स बना रही है चाइना में, क्योंकि वहाँ सस्ता सिलिक वो है सेमीकंडक्टर, मैंने बताया था। और असेंबल कहाँ कर रही है, इंडिया में। असेंबल मतलब जोड़ने का काम कहाँ कर रही है, अब इंडिया में। और केवल इंडिया में नहीं कर रही है, और भी कंट्रीज़ में कर रही है, मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ में भी करती है वो। तो उसको फ़ायदा होता है, इसलिए वहाँ पर कर रही है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इसी तरह से काम करती हैं, जहाँ भी उनको सस्ता पड़ता है वो वहीं पर काम करती हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर परख फूड्स जैसी कंपनी का नाम लिया था कि बड़ी कंपनी कैसे छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। करगिल फूड्स एक बड़ी कंपनी है जिसने भारत की परख फूड को खरीद लिया, और अब जो है वो खाद्य तेल उत्पादन की सबसे बड़ी इकाई। तो कई सारी कंपनियां ऐसे होती। एक उदाहरण भारत का बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले का ही, कुछ साल पहले का, आपने पतंजलि का नाम सुना है? बाबा रामदेव जिसमें वो है, मतलब ऑनर है पतंजलि।
तो पतंजलि कंपनी ने भारत की एक कंपनी है न्यूट्रेला, ये न्यूट्रेला क्या बनाती थी? न्यूट्रेला जो है ये मल्टीविटामिन बनाती थी, मल्टीविटामिन टैबलेट। अब ये मल्टीविटामिन क्या होते हैं? एक्चुअली में विटामिन की टैबलेट आती हैं अलग अलग, जैसे आप लोगों को आयरन के लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ना, वैसे ही विटामिन ए, B1, B2, B12, विटामिन ई, विटामिन सी, डी, सारे अलग अलग प्रकार के वो एक ही टैबलेट में मिला देते हैं विटामिन, है ना, तो मल्टीविटामिन टैबलेट बन जाती है। वो न्यूट्रेला बनाती है। इसी के साथ आप सोया चंक भी बनाती थी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती थी न्यूट्रेला। तो पतंजलि ने न्यूट्रेला को ख़रीद लिया, अभी पतंजलि के अंतर्गत बनाती है न्यूट्रेला। तो बहुराष्ट्रीय हालांकि अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मेरे ख्याल से पतंजलि के प्रोडक्ट बाहर जा रहे होंगे, बन गई होगी बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं, इस तरह से अपना व्यापार बढ़ाती हैं, है ना। तो यहाँ पर परख फूड और करगिल फूड्स का उदाहरण लेके बताया हुआ है। करगिल फूड्स बड़ी कंपनी है, उसने परख फूड्स कंपनी को खरीद लिया, जिसके कारण से उसका खाद्य तेल निर्माण का जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ लेवल पर आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने शायद आपको उदाहरण दिया होगा, फुटबॉल का उदाहरण लिया हुआ। यहाँ देखो, लुधियाना के घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। तो यूरोप की कंट्रियों में जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है भाई। एक और उदाहरण दिया हुआ है, विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6,500 रुपये में बेची जा रही। जो जीन्स हमारे यहाँ 1,500 की है, 1,000 रुपये की है, वो वहाँ पर 6,000, 6,500 रुपये की बिक रही है, क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा होता है, यहाँ बनाने से कंपनी को फ़ायदा होता है ना। और यहाँ की चीज़ वहाँ बेची जा रही तो वहाँ के लोगों को भी सस्ती पड़ती है, वहाँ जो बन रही होगी ना, इससे भी ज़्यादा महंगी बन रही होगी। तो बहुराष्ट्रीय व्यापार से या वैश्वीकरण से उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, और कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, है ना। तो फुटबॉल का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। लुधियाना में हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में फुटबॉल बना रहे हैं, हाथ से सिल के बना रहे हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच रहे हैं। कंपनी का भी फ़ायदा, मज़दूरों का भी फ़ायदा, और यूरोप में जो लोग खरीदेंगे उनको सस्ती मिलेगी, उन लोग को भी फ़ायदा। वैश्वीकरण इसी फ़ायदे का सौदा है। दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंध हो रहा है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड का नाम सुना होगा, भारत में तो फोर्ड बंद हो गई है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, और स्टार्टिंग में इसी ने भूमंडलीकृत विश्व में आया था फोर्ड का जिक्र। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र मतलब फैक्ट्री भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किए गए थे। मतलब उसने किसके सपोर्ट से ये लगाया था अपना प्लांट? महिंद्रा का नाम सुना है ना, ट्रैक्टर उसी के चलते हैं। अभी थार आप नाम सुनते हो, बहुत फेमस गाड़ी है। तो महिंद्रा की सपोर्ट से फोर्ड कंपनी ने भारत में संयंत्र लगाया था, है ना। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाज़ारों में 88,000 कार बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्र के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए ला दी जा रही हैं। तो पूरे मतलब जो लैटिन अमेरिका एरिया बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील लैटिन अमेरिका के अंतर्गत है। लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं? अमेरिका के 2 महाद्वीप है ना, उत्तर और दक्षिण। दक्षिणी महाद्वीप को लैटिन अमेरिका बोला जाता है, पुराना अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में भारत में निर्मित फोर्ड कारें जो है वो ला दी जा रही, वो भेजी जा रही। आप बोलोगे ट्रक से कैसे जाती होंगी? तो कंटेनर्स में भेजी जाती हैं। कंटेनर्स देखे होंगे आपने, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें कारें रखी जाती हैं और सेफली पहुंचाई जाती हैं दूसरे देशों में, है ना। तो इस प्रकार से एक कंपनी भारत में क्यों बना रही है फोर्ड, मतलब बना रही थी क्योंकि यहाँ पर मज़दूर सस्ते हैं ना भाई। और मज़दूर भी 2 प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। कुशल मतलब जो डिग्रीधारी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और अकुशल मतलब कि जो वो धोने का काम करते हैं, माल ढोने का काम करते हैं। तो दोनों ही मज़दूर सस्ते हैं यहाँ पर भारत में।
अकुशल भी और कुशल भी। इसलिए कंपनियां जो फोर्ड जैसी कंपनी जो है वो भारत में प्लांट लगाती हैं। अगला देखो, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों के आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम, आपने सिल्क रोड देखा है ना, तो पुराने ज़माने से ही विदेशी व्यापार चल रहा है। मतलब एक देश का व्यापार दूसरे देश में, सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादनों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ार में ही नहीं अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अनेक देश के बाज़ारों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष एक आपको लग रहा होगा, विदेशी व्यापार और वैश्वीकरण में क्या फ़र्क है। विदेशी व्यापार में व्यापारी क्या करते थे, पुराने ज़माने में विदेशी व्यापार ही होता था, और वैश्वीकरण उसका ही बढ़ा हुआ रूप है। एक्चुअली में विदेशी व्यापार में क्या होता था, जैसे मान लो भारत में सिल्क नहीं था तो चीन से वो सिल्क लाया जाता था। मतलब विदेशी व्यापार के अंतर्गत ऐसी चीज़ें लाई जाती थी जो उस देश में नहीं होती थी। नॉर्मली इसी तरह से काम करता है क्या, विदेशी व्यापार। और उसी विदेशी व्यापार को जब कंपटीशन से जोड़ दिया जाता है कि यहाँ पर सिल्क हो तो रहा है लेकिन सस्ता नहीं हो रहा है, तो क्यों ना चाइना से मंगवा लिया जाए, चाइना से सस्ता पड़ेगा, ये हो जाता है वैश्वीकरण। मतलब अपने यहाँ था लेकिन अपने यहाँ के फिर सिल्क उत्पादन करनेताओं को क्या करना पड़ेगा, चीन के सिल्क से कंपटीशन करना पड़ेगा, उनसे सस्ता देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के लोग खरीदने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है विदेशी व्यापार और वैश्वीकरण में। हालांकि वैश्वीकरण जो है वो विदेशी व्यापार का ही बड़ा स्वरूप है। यहाँ पर फिर से भारत में चीन के खिलौने, अरे भाई साहब, ये जब हम छोटे थे ना तो हमने जो है ना, आप लोगों ने शायद देखा होगा, वो चाइना की बॉल्स आती हैं, बहुत तेज़ तेज़ जंप करती हैं। चाइना ने आज से लगभग 20 साल पहले एंट्री ली थी उन खिलौने के साथ से। 20 साल पहले 2 खिलौने सबसे ज़्यादा मार्केट में हमारे यहाँ लोकल देखे थे, बाकी तो बहुत सारी जगह हो गए। एक लेज़र लाइट आई थी येलो वाली, और चाइना के वो बॉल्स आना शुरू हुई थी। और उसके बाद से तो भारत का खिलौना बाज़ार पूरी तरह से चीन ने हथिया लिया। आप मार्केट में जाओगे किसी खिलौने की दुकान पे, लगभग 80% चीज़ें मेड इन चाइना दिखेंगी। आज भी मेड इन चाइना दिखेंगी। अब जाके भारत के लोगों को होश आया है कि हमारे यहाँ चीन के खिलौने बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। अब भारत में खिलौना इंडस्ट्री धीरे धीरे पनप रही है। अब बहुत सारे खिलौने आपको भारत में बने हुए दिखने लगेंगे, लेकिन ये भी 20% 25% ही हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे अब। हालांकि 10 साल में ये फ़र्क बहुत जल्दी कवर होगा, क्योंकि बहुत लेट याद आया है लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे याद आया है। लेकिन खिलौना इंडस्ट्री में आप अपने छोटे भाई बहन के लिए कभी लेने जाओगे ना खिलौने, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं भारत में बन रहे थे, लेकिन क्वालिटी वाइज नहीं बन रहे थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे थे। हम अभी लकड़ी की गुट्टियाँ, लकड़ी की आती टक 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 करने वाली, चलने वो पकड़ कर चलने वाले, प्लास्टिक के बहुत बेसिक से खिलौने बना रहे थे। चाइना ने उसमें लाइटिंग जोड़ी, उसमें बैटरी जोड़ी, मोटर जोड़ी, और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ दिए वो खिलौने। तो भारत खिलौने की इंडस्ट्री पे इस तरह से चाइना ने कब्जा करके रखा था। चैट में क्या आया भाई, भैया इसी से हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, किसे भाई? अच्छा पहले बोला होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूछा होगा शायद, R&D बता रहा था जब मैं। शोध एंड और विकास। रिसर्च मतलब होता है शोध करना, और डेवलपमेंट मतलब विकास। वैसे R&D के नाम से ही फेमस है वो टर्म। क्या हो गया भाई? तो ये भारत में चीनी खिलौने किस प्रकार से आए वो लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें पढ़ने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। मतलब विदेशी व्यापार जो हमारा वैश्वीकरण है वो क्या है, विश्व का एकीकरण है। मतलब विदेशी व्यापार वैश्वीकरण में मदद करता है, विदेशी व्यापार वैश्वीकरण में मदद करता है, बस इतना याद रखो।
इसको अंडरलाइन कर लेना। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को बाजार को जोड़ने या वैश्वीकरण में सहायक होता है ना। वैश्वीकरण क्या है? तो अब यहाँ पर अब जो बात आने वाली है वो ये बात आने वाली है कि अभी तक हमने फ़ायदे देख लिए है ना। ये कंटेनर्स ऐसे होते हैं, कार वगैरह जहाज़ पर इन कंटेनर्स में भर कर जाती है, सब्जियां भी जाती हैं। ये कंटेनर बहुत फेमस है भैया, दुनिया भर की जो वैश्वीकरण अगर चल रहा है ना, इन कंटेनर्स की बदौलत चल रहा है। ये मान लो आप, दुनिया भर में सामान का सबसे सस्ता साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, जहाज़ों के माध्यम से। और जहाज़ में इन कंटेनर्स में भर भर कर ही सामान जाता है। ये कंटेनर्स एसी भी होते हैं, नॉन एसी भी होते हैं। मीट के लिए एसी रहते हैं, मीट मतलब मांस इम्पोर्टेशन के लिए उसमें एसी लगे रहते हैं, तो वो पूरा ठंडा बना रहता है, पूरा एसी कंटेनर होता है। और कुछ नॉन एसी भी होते हैं। तो ये कंटेनर बहुत ज़्यादा मददगार हैं। अब अपन जो है ना दूसरी दिशा में बढ़ने वाले हैं कि वैश्वीकरण से फ़ायदा है कि नुकसान। यहाँ डायग्राम दिखा रहा है, एक अंकल सूट बूट में है, वैश्वीकरण में मज़ा आ रहा है। और यहाँ एक बच्ची खड़ी हुई है जिसके कपड़े थोड़े से फटे पुराने से हैं। ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा तो होता है, लेकिन जो छोटा वर्ग है या छोटे उद्योग चलाता है उसको नुकसान हो जाता है। किस प्रकार से, आगे देखते हैं धीरे धीरे। विगत 2-3 दशकों से, 2 दशक मतलब 20-30 साल से, अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में एमएनसी कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए कारखानों के लिए तो ये चीज़ हमने देखी कि जो फोर्ड कंपनी है बना ज़रूर रही है यहाँ पर कारें, लेकिन थी, अब नहीं बना रही। फोर्ड कंपनी मुझे जहाँ तक याद है अभी बंद हो गई है रिसेंटली, कुछ साल पहले, और यहाँ से बना के भेज देती। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा, वैश्वीकरण की परिभाषा है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है भाई, कि यदि यहाँ पर आलू नहीं, अपन किसके बारे में बात कर लें, कार के बारे में बात कर लेते हैं। एक 1100 सीसी की कार यदि भारत में 4 लाख रुपए की आ रही है अच्छी सेफ्टी के साथ, तो वही चीज़ अमेरिका में भी 4 लाख रुपए की ही आए, वो है एकीकरण। ऐसा ना हो कि वहाँ महंगी और यहाँ सस्ती हो। जीन्स का उदाहरण लें, भारत में एक जीन्स अगर 1000 रुपये की आ रही है और वहाँ पर अगर 10,000 की आ रही है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। प्राइस मैच होना चाहिए, प्राइस एक जैसा होना चाहिए। हालांकि अब मूल्यों का इसमें जो हमारी करेंसी होती है उसका बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन एकीकरण प्रक्रिया यही है, सारी चीज़ों की वैल्यू जो है ना वो एक हो जाए, सारे जो मुद्रा की कीमत है जो वो एक हो जाए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया यही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं के निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है, बार बार बता रहा हूँ मैं ये चीज़। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी बहुत शब्द ऊटपटांग है, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी। वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त देश को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। वह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। अच्छा हाँ, टूरिस्ट जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, बहुत सारे भारतीय जा रहे हैं, बहुत सारे दूसरे देशों में, है ना। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, तो जिसमें कंटेनर बहुत ज़्यादा, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति प्रमुख कारण, टेक्नोलॉजी बढ़ना बहुत ज़्यादा काम। टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण से ही आप देखो अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पर बैठे बैठे बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहे हैं, कभी भी बात कर रहे हैं। पहले बहुत पैसे लगते थे कॉलिंग करने में, आज वो बात फ्री में हो रही है इंटरनेट के माध्यम से, है ना। सूचना और संचार सबसे ज़्यादा अधिक इसमें काम का है आईटी, इसको आईटी बोलते हैं, आईटी सेक्टर। आईटी एक फेमस शब्द है, अभी बहुत चल रहा है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है।
दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये ये सुविधाएं संचार उपग्रह मतलब सैटेलाइट के माध्यम से सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति बना हुआ है, लेकिन बिजली कहाँ है? तो वैश्वीकरण में भाई उन्हीं देशों को फ़ायदा होगा जहाँ बेसिक बुनियादी चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। तो यहाँ देखो, सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है ये वाला आईटी क्षेत्र, कैसे आईटी ने वैश्वीकरण में मदद करी है। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी। देखना, पत्रिका कहाँ की है? लंदन की। छपाई कहाँ करवा रही? दिल्ली में। क्यों? पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के बाद कंप्यूटर पर काम किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान ई बैंकिंग द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। कार्टून में क्या बना हुआ है? ये बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। तो ये जो छपाई प्रोसेस होती है जो लंदन की उससे कर रहे, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये संभव कैसे हो पा रहा है? इन्फॉर्मेशन, ये भी वैश्वीकरण का पार्ट है, वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आएगा, है ना। कि लंदन की कंपनी वहाँ के लिए पत्रिका बना रही है, पत्रिका मतलब मैगजीन बना रही है, और छपाई कहाँ करवा रही है? दिल्ली में। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज दिया कि हमको ये वाली मैगजीन इस तरह से छापना, पहले पेज पे ये होगा, सारी एडिटिंग करके भेज दी उन्होंने ऑनलाइन, है ना। और यहाँ पर कंपनी के पास आई तो उन्होंने प्रिंट करके निकाल दी। एक बार प्रिंट निकाली, पूरी पत्रिका प्रिंट हो गई और एरोप्लेन के माध्यम से वहाँ भेज दी। और लंदन की कंपनी ने पैसे भी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इनके बैंक में भेज दिए। काय के कारण से संभव है? वैश्वीकरण के कारण से। किस चीज़ का उपयोग किया है? सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आईटी कोई पूछे ना तुमसे कि आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी क्या है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत केवल दिमाग में दो टर्म आना चाहिए, कंप्यूटर, इंटरनेट। कंप्यूटर, इंटरनेट, बस। सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये दो बातें याद रखो, कंप्यूटर और इंटरनेट। आईटी के अंतर्गत क्या आता है? कंप्यूटर और इंटरनेट। याद रहेगा? उम्मीद है याद रहेगा। चलो, अब अगले टॉपिक के लिए थोड़ा सा टाइम कम है और आज एक ही क्लास रख रहे हैं अपन, क्योंकि मैंने बताया घर पर मेहमान आएंगे आज, मतलब घर के परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, तो इसलिए आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कल की क्लास थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मैं अपडेट कर दूंगा जैसा भी रहेगा, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।